हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नया दिन, एक और नई शाम और स्वागत है आपका एक और नई केमिस्ट्री की क्लास में। मुस्कुराइए, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। 4 टाइप थे, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर। उनके बारे में डिस्कस करना था हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, जिसमें हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो कि थे 4 टाइप्स के, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे। आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले आंखें बंद करिए और एक कोट सुनते हैं हम, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। जो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं वो आप गेन कर लें, मोटिवेट हो जाएं। तो एक कोट सुनिए। वजह जान ले ए दोस्त मेरे इस हार की, जीतना चाहता है अगर तू तो हार को मान उपहार सा। दूर कर वो खामियां अपनी जिसके कारण तेरा वक्त चल पड़ा तू रुक गया। बना ले इन खामियों को अपनी ताकत, तभी तो तेरा जीत का पहिया आगे बढ़ेगा और तू चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसको हम जनरली 4 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। चारों को हम इधर ही पे देखेंगे एक साथ। 4 प्रॉपर्टीज की बेसिस पे देखेंगे हम उनको। तो एक लाइन खींच लीजिए, चारों के बीच में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ी टेढ़ी बन गई है, सीधी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। सीपी के बेसिस पे। तो आयनिक में, सॉलिड में बताइए आप क्या होंगे, बताइए क्या होंगे। इसमें होंगे आयंस। आयनिक में आयंस ही होंगे, कैटायन प्लस एनायन, कैटायन एंड एनायन। जैसे Na प्लस Cl माइनस कैटायन आयन है। मेटेलिक में क्या होगा, मेटेलिक है जनरली तो सीधी सी बात है, मेटल्स होंगे। कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद हुआ जनरली किसकी वजह से फॉर्म होता था, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता था नॉन मेटल्स की वजह से। तो यहां कोवेलेंट सॉलिड किस वजह से फॉर्म होंगे, नॉन मेटल्स की वजह से। और मॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जनरली मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से। क्यों, ग्रुप ऑफ एटम्स ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एटम्स भी लिखा है। ठीक, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बेसिस पे देखेंगे। तो सेकंड देखेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे देखेंगे। तो आप बताइए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर में कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सोचा आपने कौन कौन से फोर्सेस होंगे इसमें, किसकी वजह से इसके पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा जिसकी वजह से आपस में जुड़े होंगे।
कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूलर में जनरली क्या है कि मॉलिक्यूल और एटम बहुत ही वीक फोर्सेस से कंबाइन होते हैं। उन वीक फोर्सेस का नाम क्या होता है? उन वीक फोर्सेस का नाम होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो अगली प्रॉपर्टी है, वो अगली प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करेंगे? अगली करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं एमपी और बीपी के बेसिस पर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। तो आयनिक जनरली हाई होता है कैटायन आयन की वजह से, मेटेलिक में भी हाई होता है। कोवेलेंट का कैसा होता है? कोवेलेंट का बताइए। कोवेलेंट का एक्सेप्शनली क्या, नॉन मेटल्स में एक्सेप्शनली वेरी हाई होता है। ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। और मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स है तो लो होगा। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो हम क्या देखेंगे? अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो चलिए अब हम देखते हैं कंडक्टेंस के बेसिस पर। कंडक्टेंस के बेसिस पर ये इसमें एक चीज और, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं इधर। चलिए अब देखते हैं कंडक्टेंस के बेसिस पर। आयनिक जो होता है वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में जो है कंडक्टेंस शो करता है, इन मोल्टन स्टेट। मतलब जैसे NaCl है, जब उसका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे मोल्टन स्टेट में, तभी आयंस जनरेट होंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। समझे कुछ? सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट करते हैं। अब मेटेलिक में देखें तो इनमें कंडक्टेंस हाईएस्ट होती है। क्यों? जैसे Fe है, वो टूटा Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे कई जो हैं एटम्स, वो मेटल आयन पूरे क्रिस्टल में होंगे, अकेला तो होगा नहीं। ऐसे Fe प्लस टू कॉम्बिनेशंस पूरे में होंगे, तो जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट इफेक्ट रहता है, उसमें हाईएस्ट होती है। अब कोवेलेंट में देखेंगे तो इसमें लो होती है और इसमें भी लो होती है। तो ये था हमारा आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर का क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। 4 प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमने डिवाइड किया। पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा कंडक्टेंस। अब इसके एक बार एग्जाम्पल और बता देते हैं, फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म। अब एग्जाम्पल और देख लीजिए एक बार, एक आयनिक में जनरली NaCl, मेटेलिक में आयरन, कॉपर, जिंक। कोवेलेंट में क्या आते हैं जनरली? कार्बन टू कार्बन वाले या सिलिका टू सिलिका वाले, इस टाइप के, मतलब सिलिका टू सिलिका मतलब ग्लास। और मॉलिक्यूलर में जनरली H2O, CO2 मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक, तो अब हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म हो गया है। अब हम आगे देखते हैं लैटिसेस। तो अब जो इसके आगे का पार्ट देखना है हमें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिस। तो लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D, या फिर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D। अब जैसे कि मानिए
ये एक एटम है, इस एटम को पूरा कंसीडर करने की वजह हम इसका एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उस पॉइंट को भी हमने डिपिक्ट किया है, तो वो आप उसको एटम कह सकते हैं। ठीक है, अब उनका रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखना है, मतलब कैसे, ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, 4 5 6। अब इन दो के बीच में एक 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 एक, अब ऐसे ही फिर इधर 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 इधर। मतलब क्या हुआ, मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको लड्डू पैक करने हैं, तो आपने नीचे डब्बा है, उसमें एक नीचे लड्डू की लेयर बना दी। अब दो लड्डू हैं, उनके बीच में ये लड्डू रखते हैं आप। अगर आपको मम्मी ने कहा आपको कि लड्डू में, एक के लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रखिए, दो लेयर बनानी है आपको डब्बे में, तो एक लेयर बना दी, उसके ऊपर दो लड्डू के बीच में एक लड्डू रखेंगे ना आप, एक के ऊपर एक तो रखते नहीं। तो ऐसे ही इधर पे दो के बीच में एक एटम बचता है, जिसकी की लेयरिंग होती जाती है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D, इसको कहेंगे आप लैटिस या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये एक लैटिस पॉइंट है। अब यूनिट सेल क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट यूनिट that can form lattice after repetition। मतलब कैसे बताएं हम आपको, जैसे देखिए ये एक लेयर बना देते हैं, जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है। अब इसको आप आगे रिपीट करते जाएंगे, तो ये एक लैटिस बन जाएगा। जैसे एक ये यूनिट सेल, एक यूनिट सेल, इसके आगे को बना दीजिए, तो ये एक लैटिस का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट सेल that can form lattice after repetition is known as unit cell। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। अब यूनिट सेल्स के भी टाइप्स होते हैं। ये है यूनिट सेल, इसको भी आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते, सॉरी, सिंपल यूनिट सेल में और सेंटर्ड यूनिट सेल में। सिंपल मींस प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नाम प्रिमिटिव मतलब पुराना, सोच के डर मत जाइएगा। सेंटर्ड को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो हम आगे देखते हैं इनके बारे में। अब अगर आपको यूनिट सेल क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे ये एक रूबिक्स क्यूब है, यूनिट सेल मतलब क्यूब ही मान लो एक आप, ये मान लो पूरा लैटिस है, ठीक। इसका ये जो छोटा सा क्यूब है, ये छोटा क्यूब मिलके बड़ा क्यूब बना रहा, तो ये छोटा क्यूब यूनिट सेल है। और इसका जो पॉइंट होगा एक, वो मान लो आप लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये छोटा सा क्यूब यूनिट सेल, और छोटे छोटे क्यूब रिपीट करके एक पूरा क्यूब बना रहे हैं, जो कि ये लैटिस है।
ये पूरे क्यूब को हमने कंसीडर किया लेटिस की तरह। इसका जो एक छोटा क्यूब है ये वाला जो ये छोटा वाला एक क्यूब है, ये वाला ये मिलके बना रहा है ये पूरा क्यूब। तो ये एक क्यूब वो छोटा यूनिट सेल, पूरा बड़ा क्यूब बन गया लेटिस। ठीक, अब हम बात कर रहे थे यूनिट सेल्स के टाइप्स के बारे में, तो बात करते हैं उसके लिए। जैसे हम देखते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब इसमें आप देखेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल, मतलब जिसमें कॉर्नर्स को बारे में आप ये देखेंगे कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हैं क्यूब में, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, है ना, और लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट होती है। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या देखना है कि जो क्यूबिकल यूनिट सेल है, मतलब सिंपल यूनिट सेल, उसके कॉर्नर पे कितना एटम का एक पार्ट है, एक एटम का कितना पार्ट कॉर्नर पे आता, मतलब एक पूरे यूनिट सेल में कितना एटम आएगा। जैसे हम बताते हैं आपको, ये एक क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स है, मतलब 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम होंगे। अब ये निकालना आपको कि ये इस कॉर्नर पे जो एटम निकला है वो एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट आता है। पूरा एटम तो आएगा नहीं, जैसे आपको दिख रहा है इसका इतना पार्ट इसके अंदर आ रहा है यूनिट सेल के अंदर। तो आप कैसे निकालेंगे, इतना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इसके बगल में रखेंगे तो ये इतना आएगा, इसके पीछे 2 और रख देंगे तो मतलब हाफ एटम कवर हो जाएगा, और उसके ऊपर 4 एटम और रख देंगे तब जाके पूरा एक एटम ये कवर होगा। मतलब एक कॉर्नर पे एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, एक कॉर्नर पे एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है। तो इसमें जो सिंपल यूनिट सेल है इसमें टोटल एटम कितने होंगे, एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है और टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर पे ये जो है 1/8 पार्ट आ रहा है, मतलब एक इधर इसके आगे लगा देंगे, एक इसके साइड में लगा जाएंगे और इसके आगे वाले के साइड में, तब जाके आधा कवर होगा, और इसके ऊपर 4 और लगा देंगे तब जाके एक एटम पूरा होगा। मतलब 1/8 पार्ट आ रहा, 8 कॉर्नर है, मतलब 8 एटम का 1/8 पार्ट, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक एटम आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप फेस सेंटर देखेंगे, ये क्यूब है, इसके फेस पे एक एटम रखा है, किस पे, इसके एक फेस पे एटम रखा है हमने, तो उसका कितना पार्ट आएगा आप बताइए। अब फेस सेंटर्ड में आप देखेंगे तो एक एटम अगर फेस पे रखा है इसके एक फेस पे, तो आधा इस प्रिमिटिव यूनिट, मतलब आधा इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, आधा इसके आगे वाले के, मतलब एक एटम का 1/2 पार्ट होता है फेस पे। और टोटल फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेस हैं, तो हाफ एटम आता फेस पे, मतलब फेस पे कितने होंगे, 3 एटम। टोटल एटम्स इन फेस सेंटर्ड कितना लेंगे आप, टोटल एटम इन फेस सेंटर्ड इज इक्वल टू 3 तो है फेस के, प्लस इसमें आप कॉर्नर के भी लेंगे, कॉर्नर पे कितना आया था, एक एटम, तो मतलब फेस सेंटर्ड वाली में टोटल 4 एटम्स आएंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड वाली। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं टोटल एटम, तो आप कैसे बताएंगे।
बॉडी मतलब बॉडी पे एक एटम कहीं भी रखा, तो बॉडी पे आप बीच में रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे तो एक पूरा एटम एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो मतलब एक एटम तो बॉडी का प्लस कॉर्नर के सब में कंसीडर होते हैं, सेंटर वाले में तो कॉर्नर पे एक था, तो टोटल 2 एटम्स आए इसके अंदर। ऐसे ही एंड सेंटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंड सेंटर्ड में आप क्या देखेंगे, एंड सेंटर्ड में पहले तो आप लेते हैं कॉर्नर के एटम प्लस एनी ऑफ दी 2 ऑपोजिट फेसेस। मतलब कॉर्नर पे तो एक एटम आ रहा था, एनी ऑफ दी 2 ऑपोजिट फेसेस मतलब फेस पे था 1/2 कंट्रीब्यूशन एक एटम का, यहाँ पे 2 एटम है तो ये आ गया 1 + 1 2 एटम। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछा जाता है हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये तो एक था सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें कितने कितने टोटल एटम्स थे ये पूछा था आपसे, तो ये हमने आपको निकलवा दिए। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल पूछा आपसे, हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर पे, एंड पे, बॉडी पे कितने कितने एटम्स होंगे ये आपसे पूछा है। हम डायग्राम भी बना दे रहे हैं। ठीक, ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इसमें आपको निकालना है कॉर्नर एंड बॉडी पे कितने कितने एटम्स होंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके आइएगा। इसका जो अगला पार्ट है यूनिट सेल आगे और किस बेसिस पर डिवाइड होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक चीज और देख लीजिए, अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें कॉर्नर पे कितना एटम आ रहा है, हमने कॉर्नर पे रखा एक एटम, इसका एंगल होता 120 डिग्री हेक्सागोनल का, तो टोटल कितने ये जो है एक यूनिट सेल के अंदर इसका कितना पार्ट आएगा, 360 को 120 से डिवाइड करिए 3, मतलब इसका 1/3 पार्ट है एक यूनिट सेल के अंदर। और एक यूनिट सेल के अंदर इसका 1/6 पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये आधे एटम का था, ये आधे एटम में आया था 1/3, और इसके ऊपर निकालोगे आप, इसके ऊपर एक और रखोगे तो 1/6 पार्ट आएगा। तो कॉर्नर का तो आपका सीधा सीधा निकल आया, कॉर्नर कितने हैं 6 12 कॉर्नर 1/6 पार्ट है, तो कॉर्नर पे 6 एटम एंड और बॉडी के आप निकाल के आइएगा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।